अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? दिस इज़ योर बायोलॉजी उस्ताद जी सलमान मुनीर। और बच्चों, टेस्ट जो है वो हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने जितनी मेहनत की वो सारी मेहनत जो है वो आज आप लोगों ने बुरोकार लाते हुए अपना टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो ओवरऑल यूएचएस का टेस्ट देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि पंजाब के अंदर टेस्ट कंडक्ट करती है उसने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए। इस पेपर का एनालिसिस करते हुए मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया और इसको कंपेयर किया है उस्ताद जी के मटेरियल के साथ। तो अगर तो आप उस्ताद जी के स्टूडेंट हैं या उस्ताद जी के प्लेटफॉर्म के साथ किसी भी तरीके से आप एसोसिएटेड हैं, चाहे आपने स्मार्ट बुक की है या आपने डिप्यूटीज़ अटैम्प्ट किए हैं या आपने पेपर अटैम्प्ट किए हैं या आपने लेक्चर्स लिए हैं या आपने फ्री मास्टर रिवीजन क्लासेस ली हैं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत आसान था। तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास क्या है। बाकी इंशाल्लाह ताला टेंटेटिव जो की है वो यूएचएस शेयर करेगा। उसके बाद आप लोग अपना स्कोर भी जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसको लेकर चलेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लामार्क द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक इन जिराफ इज एक्सप्लेन बाय। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग नेक। ठीक है, लंबी गर्दन जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन की गई थी, इसको हम लोगों ने देखना है। ऑप्शन ए है नेचुरल सिलेक्शन, वाज दैट नेचुरल सिलेक्शन, या जेनेटिक म्यूटेशन है, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, या स्ट्रेचिंग ऑफ नेक्स ओवर जनरेशन। एक चीज़ जो कि हम लोग जानते हैं कि जब भी लामार्किज्म को मेंशन किया जाता है तो उसके दो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, और दूसरा बेटे हमारे पास था कि इनकी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से होती है। तो बेटा, अगर हम लोग ऑप्शन डी की तरफ देखें, दैट विल बी द राइट आंसर कि स्ट्रेचिंग ऑफ नेक्स ओवर जनरेशन। ये हमें बताती है कि यूज़ ऑफ ऑर्गन जो है ना वो इन्होंने किया, और उसी यूज़ ऑफ ऑर्गन को फिर आगे जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गन, और डेल्टा हमारे पास सही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस occurs in which part of the male reproductive system। प्यारे बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके पास गैमीटोजेनेसिस की एक टाइप है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उनमें ही होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि लेट्स से ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ यहाँ पर जर्म लाइन सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो जर्म लाइन सेल्स की वजह से आपके पास जो है वो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, और अल्टीमेटली जो स्पर्म्स होते हैं वो बेटा फिर इस ल्यूमन के अंदर जो है ना वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होना चाहिए। वेस डेफरेंस ये नहीं है। स्क्रोटम ये तो सिंपल एक थैली होती है, पाउच होती है जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं, और ये टेम्परेचर जो है वो 1 to 2 डिग्री से कम रखती है। एपिडिडाइमस ये कॉन्वुलेटेड पार्ट है, इसको हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि इसमें स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म जो है वो हो रही होती है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इसके साथ नहीं है। आगे चलते हैं। Question number 3, which layer of uterus nourishes the embryo after implantation? अच्छा जी, यूट्रस की लेयर है, नरिश करती है हमारे पास एम्ब्रियो को आफ्टर इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन जो है बेटा वो हमारे पास एंडोमेट्रियम में होती है, और एंडोमेट्रियम ही रिस्पॉन्सिबल होती है नरिशमेंट के लिए। ऑप्शन ए है इसमें सर्वाइकल एपिथेलियम, दिस इज नॉट द राइट आंसर। मायोमेट्रियम ये भी बेटे हमारे पास सही नहीं है। एंडोमेट्रियम दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, पेरीमेट्रियम जो होती है ये तो कनेक्टिव लेयर होती है जो कि आपके पास इस यूट्रस को कवर कर रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग जो इसका आंसर लगाएंगे बेटा दैट विल बी एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज टू। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज टू।
ऑप्शन ए है कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फिर है स्टेबलाइजेज राइबोसोम, फिर है डिलीवर अमाइनो एसिड, फिर है प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई डीएनए जो होता है ना, इस डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए कैरी करता है। ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। लेकिन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो तो मैसेंजर आरएनए का काम है। तो यहाँ अल्फा देखें, दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द राइट आंसर। स्टेबलाइजेज राइबोसोम, ये भी इसका आंसर नहीं है। डिलीवर अमाइनो एसिड, ये ट्रांसफर आरएनए का काम होता है, मैसेंजर आरएनए का नहीं है। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये बेटे राइबोसोम कर रहे होते हैं, मैसेंजर आरएनए नहीं करता। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इफ यू नो द टर्म दैट ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको की टर्म जो है वो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में से एक क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बेटे इसका आंसर होना चाहिए, तभी ये ग्लाइकोप्रोटीन है। लिपिड और प्रोटीन के मिलने से लिपोप्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलने से न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो लिहाजा बीटा जो है वो आपके पास आंसर होगा। अच्छा, अगर ये पूछा जाता कि ग्लाइकोप्रोटीन मेनली कौन बनाता है, तो गोल्जी अपरेटस के साथ एसोसिएटेड होता है काम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड अ बाउंड्री इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अच्छा, अब ये इसको ज़रा गौर कीजिएगा। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इनके अंदर वो बाउंड्री ऑब्जर्व करता है दैट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लाइकली बिलोंग बीइंग ऑब्जर्व्ड। अच्छा, अब प्लांट के पास ना सेल वॉल होती है, ठीक है, वो रिजिड, वो एनिमल में नहीं होती। अब दोनों के अंदर वो मौजूद कह रहे हैं, तो दैट मस्ट नॉट बी सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट के साथ नहीं है। गोल्जी अपरेटस भी नहीं। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सही करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल सेंटर भी है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन को भी कंट्रोल करता है। लिहाजा आंसर जो है वो चार्ली हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट बच्चों, दैट इज इफ अ नॉर्मल पर्सन मैरिज विद कलर ब्लाइंड फीमेल, व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड। अच्छा, यहाँ पर नॉर्मल पर्सन की बात करें, नॉर्मल पर्सन से मुराद ये है कि एक्स कैपिटल एच वाई विद कलर ब्लाइंड फीमेल। ठीक है, आपके पास, अच्छा यहाँ पे हम इसको कैपिटल सी कर देते हैं, विद कलर ब्लाइंड फीमेल, एक्स एक्स यानी स्मॉल स्मॉल सी जो है वो इसके साथ आएगा। व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल मेल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी जो है वो ढूंढनी है। एक चीज़ याद रखिएगा, वैसे तो हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर y आप यहाँ पर देखो तो y यहाँ से शेयर होगा, यहाँ से हमेशा x स्मॉल सी आएगा, और हमेशा आपके पास x स्मॉल सी y हमेशा डिजीज़ के चांसेस हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अगर सही करें तो आपके पास जो है बेटा नॉर्मल चाइल्ड नहीं होगा इसमें। ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड के चांसेस 0% है, क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल चाइल्ड पूछा हुआ है। लेकिन अगर डिजीज़ की बात करें तो 100% आपके पास जो मेल चाइल्ड होगा उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हैं। तो ये थोड़ा सा रिवर्स करके उसने पूछा है, इफ़ यू नो व्हाट यू नो, कि आपके पास किस तरह से हम क्रॉस करते हैं। हमने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस की हुई है, और इसका आंसर जो है दैट इज 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज शेयर्ड बाय बोथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। अच्छा, एक तो हमने करेक्टर ढूंढना है, और वो वाला करेक्टर ढूंढना है जो दोनों में है, स्केलेटल में भी है और कार्डियक मसल में भी है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन। क्या ये बेटा इसमें होती है? बिल्कुल होती है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल, स्केलेटल मसल जो होते हैं ना, दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन, तो ये तो नहीं होना चाहिए। फिर है मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स, कार्डियक जो होते हैं इनको हम लोग यूनी न्यूक्लिएट बोलते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इंटरकलेटेड डिस्क, ये सिर्फ और सिर्फ कार्डियक के अंदर है। अगर आप प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशंस की बात करें
तो ये आपके पास आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर स्ट्राइएशन स्केलेटल मसल के अंदर दिखाई देती हैं और कार्डियक के अंदर जो है वो इरेगुलर स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं। लिहाजा आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। बेटे इनवॉलेंट्री है यानी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्केलेटल एंड स्मूथ। स्केलेटल तो वॉलेंट्री होता है, लिहाजा ये तो नहीं होगा। स्केलेटल एंड कार्डियक, अगेन स्केलेटल वॉलेंट्री है। कार्डियक एंड स्मूथ, स्मूथ मसल्स ओनली। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना कि मसल टाइप्स और इनवॉलेंट्री इन एक्शन, तो ओनली स्मूथ नहीं आएगा। ये कार्डियक भी इनवॉलेंट्री है, आपका दिल आपके कंट्रोल में नहीं है ना। मतलब आज टेस्ट था तो आप डेफिनेटली परेशान भी, आपके दिल की धड़कन भी तेज हुई होगी, और आपके स्मूथ मसल्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लिहाजा चार्ली हम इसमें आंसर लगाएंगे, डेल्टा को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। आंसर इज चार्ली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस बोथ कंपोनेंट्स हैव नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। अच्छा, दोनों के पास क्या है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स हैं। अब हमने कॉम्बिनेशन ढूंढना है। इंटेस्टाइन, अच्छा नॉन स्ट्राइएटेड, पहले मसल हम इसको ज़रा क्रैक कर लेते हैं कि नॉन स्ट्राइएटेड हमने एक ही पढ़े थे, एंड देवर स्मूथ मसल्स ना। इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल्स हैं, लेकिन बाइसेप की बात करें बेटा तो ये स्केलेटल मसल है, ये तो नहीं होना चाहिए। इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन भी स्मूथ है, ब्लड वेसल में भी स्मूथ होते हैं। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। हार्ट कार्डियक है, ये भाई आपके पास स्ट्राइएशंस रखता है, इरेगुलर स्ट्राइएशंस। स्टमक एंड हार्ट, अगेन हार्ट भी यहाँ पर आ गया, तो हार्ट वाली ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे। सही आंसर बेटे हमारे पास बीटा होगा, जिसमें इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स जो हैं इसको सही करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट है, किडनी परफॉर्म देयर ऑस्मो रेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अच्छा, अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच इसको बोलते हैं, इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन। अच्छा, जब भी आपके पास बेटे एडीएच एक्ट करता है ना, तो हमने पढ़ा था एडीएच के एक्शन की वजह से वाटर रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब यहाँ कंसंट्रेटेड की टर्म यूज़ नहीं कर रहा वो, इसने हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक पूछा है। तो हाइपोटोनिक होता है डाइल्यूटेड यूरिन, ठीक है। तो पहली दो ऑप्शन में हाइपोटोनिक है, ये तो आपके पास सीधी सीधी एलिमिनेट हो जाएंगी। सी और डी देखते हैं, दोनों में हाइपरटोनिक है, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे है चार्ली ऑप्शन में हाइपरटोनिक विद डिक्रीज्ड वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। डी में है हाइपरटोनिक यूरिन विद इंक्रीज वॉल्यूम, तो इसके इंक्रीज की वजह से ये तो निकल गई ना। तो चार्ली बेटे हम लोग आंसर लगाएंगे कि हाइपरटोनिक यूरिन यानी कंसंट्रेटेड यूरिन है, और आपके पास बेटे डिक्रीज वॉल्यूम है, ठीक है जी। तो चार्ली विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस। अच्छा, जब भी हम लोग इसमें इसकी बात करते हैं ना कि आपके पास कौन सा हिस्सा है जो कि ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है, पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, तो ये क्या बताया था मैंने, पॉन्स बताया था, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नहीं है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल करता है लेकिन ट्रांजिशन के साथ नहीं है। सेरिबैलम भी नहीं है, सेरिब्रम भी नहीं है। डेल्टा यानी पॉन्स जो है बेटा, इसको हम लोग सही करेंगे और ये इसमें आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स दैट मॉनिटर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड, जो मॉनिटर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड। ऑप्शंस हैं बेटे पॉन्स, फिर है मिड ब्रेन, फिर है हाइपोथैलेमस, फिर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा, ये सवाल भी बहुत इजी सा है। इफ़ यू नो कि जब भी हम लोग कीमो रिसेप्टर की बात करते हैं तो कीमो रिसेप्टर आप लोग हाइपोथैलेमस के साथ ही मेंशन करते हैं ना, बाकियों के साथ तो आपने नहीं पढ़ा। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कीमो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस, चार्ली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमने रिसेप्टर्स के अंदर पढ़ा था। विच कॉम्पोनेंट ऑफ अ रिफ्लेक्स आर कनेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्स आर्क की बात करें,
रिफ्लेक्स आर्क दैट इज द पाथवे जो कि हमारे पास एसोसिएटेड है। इसमें भाई सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, सेंसरी न्यूरॉन ये आपके पास रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, इसको मोटर न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन लेकर जानी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। चलो हमने क्या पढ़ा था कि लेट्स से ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम लोग ये इसका हिस्सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये सेंसरी न्यूरॉन आ गया और दूसरी तरफ हम लोग ये मोटर न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। इन दोनों के दरमियान जो कनेक्टर होता है ना बेटे, वो यहाँ पर दैट इज द इंटर न्यूरॉन। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, इंटर न्यूरॉन होता है। अब ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। ऑप्शन ए है रिसेप्टर, फिर है इफेक्टर, ये तो नहीं है। मसल फाइबर भी नहीं होना चाहिए इसमें बेटा। ऑप्शन डी अगर हम लोग देखें, दैट इज द एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये बेटे आपके पास करेक्ट आंसर है। ये आपको डीपीटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो है वो सवाल पूछा गया था, कंपोनेंट वाला सवाल वहाँ पूछा गया था। तो उस्ताद जी की डीपीटी में से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द 9:3:3:1, ठीक है, ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय। अच्छा ये देखिए ज़रा, जब हम 9:3:3:1 की बात करते हैं और उसने ये पूछा है अफेक्टेड बाय। अच्छा हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भाई मेंडल के लॉज है ना, दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन जीन लिंकेज। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर जीन लिंकेज आ जाएगी तो रेशो इम्पेक्ट करेगी। इसका भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है और एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा उस्ताद जी ने पूछा हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसका आंसर नहीं है बेटा। स्मॉल पॉपुलेशन भी नहीं है, इस पे हमेशा जीन लिंकेज। ठीक है, इसको जीन लिंकेज को हम यूं भी पूछते हैं कि जीन लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉज। ठीक है, फिर है जीन डुप्लीकेशन, ये भी नहीं है। चार्ली विल बी द राइट आंसर और ये बेटे हम इसमें आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। अच्छा अब मियोसिस के दौरान जो है वो सबसे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन क्या है, किसकी, क्रॉसिंग ओवर की। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है जी। फिर हमारे पास एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड है। अच्छा फिर है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू ऑपोजिट पोल्स, ऐसा तो नहीं है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स भी नहीं। हमने बड़ी सिंपल सी बात पढ़ी थी भाई, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो यहाँ जेनेटिक मटेरियल की जगह पे उसने सिंपल जीन्स लिख दिया और जेनेटिक मटेरियल जीन्स के साथ ही है, बीटा हम लोग यहाँ पर आंसर लगा रहे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर को यही जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 17 की, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन इज। बुक की लाइन है बेटा, कितने होते हैं आप बता सकते हैं। आपने बताना है कि भाई इसके 23 होते हैं। इस 23 को भी हम लोग फर्दर मेंशन करते हैं कि जो ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो कितने हैं भाई, दे आर 22। और जो सेक्स की बात करते हैं वो कितने हैं, दैट इज ओनली 1। ठीक है, आंसर इज 23। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है निजल्स ग्रेन्यूल इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन न्यूरॉन फॉर्म्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ। अच्छा इसको हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, इसको हमने न्यूरॉन्स के साथ भी पढ़ा। अगर आपके पास उस्ताद जी के लेक्चर नोट्स हैं तो इसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी बताया, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो होती है। बहुत आसान से आप बता सकते हैं कि निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके पास जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ऑप्शन ए है गॉल्जी बॉडीज एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए। पर ऑक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नहीं है। लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये भी नहीं है। राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द राइट आंसर। एक चीज आप गौर करें कि उसने ना क्वेश्चन की ऑप्शन, बड़े आसान सवाल हैं लेकिन उसको एंड की तरफ लेकर जा रहा है, चार्ली या डेल्टा की तरफ ज़्यादा आंसर लगा रहा है ताकि आपको सारी ऑप्शंस पढ़नी पड़े। जिसने जल्दी की है वो जाहिर सी बात है, जल्दी का काम थोड़ा सा शैतान वाला काम होता है तो उसको अवॉइड करना हमने। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रोमियर। भाई हमारे पास सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन होता है, सेंट्रोमियर है क्या।
वी नो दैट कि भाई हमारे पास ये लेट्स से अगर क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा, इसको मैं रेड कलर से बना लेता हूँ, दैट इज द सेंट्रोमियर। क्या करता है? टू प्रोटेक्ट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टू होल्ड सिस्टर क्रोमाटिड्स टुगेदर, टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। एंड वी नो दैट भाई इसने ये दोनों, क्योंकि इन दोनों की जब हम लोग बात करते हैं ना, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये दोनों क्या हैं? दे आर सिस्टर क्रोमाटिड्स, और सिस्टर क्रोमाटिड्स को होल्ड करके रख रहा है ये। तो आप बेटे यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है उसको सही करेंगे, दैट इट इज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमाटिड्स टुगेदर। और फिर यहीं पर काइनेटोकोर फाइबर्स आके अटैच होते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके पास एनाफेज के अंदर जो है वो डिवीजन भी दिखाई देती है। फिर क्वेश्चन नंबर है 20, स्टेटमेंट है ऑल आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम एक्सेप्ट। इन एक्सेप्शन वाले सवाल भी बहुत ज़्यादा हमने दिए, आपकी प्रैक्टिस करवाई, स्टेटमेंट के लास्ट पे एक्सेप्ट डाल दिया ताकि आपको पता हो। ऑल आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम एक्सेप्ट क्या फंक्शन है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसका फंक्शन है, बिल्कुल है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, बिल्कुल है। ऑटोफेगी, बिल्कुल है। आंसर क्या होना चाहिए? एक्सेप्शन आंसर है ना। तो यहां पर हमारे पास भाई आंसर एक्सेप्शन जब हम लोग ढूंढते हैं, दैट इज लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लिहाजा इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो डेल्टा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास स्टेटमेंट है द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन टिश्यूज इज। अच्छा, पहला क्या नतीजा, कॉन्सिक्वेंस क्या है लिम्फेटिक ब्लॉकेज का इन टिश्यूज? ऑप्शन ए है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ नर्व सिग्नल्स, या ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, या एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू। प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं ना लिम्फेटिक ब्लॉकेज की, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली आपके पास कंपनसेटरी सिस्टम कहलाता है। इसको सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। इसने अल्टीमेटली जो फ्लूइड होता है उसको वापस ऐड करना होता है इनटू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अगर उसकी ब्लॉकेज हो गई है ना, तो मैंने आपको बताया था लेथार्जिक बिहेवियर हो जाएगा, एब्सेस आना शुरू हो जाएगी, या आपके पास जो है भाई जो एडीमा है वो आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें डेल्टा ऑप्शन देखें, एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द टिश्यूज, टिश्यू के अंदर फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसका काम ही नहीं है ना उसके साथ। लॉस ऑफ नर्व सिग्नल भी इसका काम नहीं है। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर भी इसका काम नहीं है। सो राइट आंसर जो है बेटा वो हम लोग डेल्टा लगा रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिटरी रिले सेंटर। अच्छा, अब ये भी नर्वस सिस्टम में से, ऑडिटरी रिले सेंटर एंड सेंटर दैट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज को कंट्रोल करता है, कौन है? ऑप्शन ए है फोर ब्रेन, सेरिबैलम, मिड ब्रेन, या सेरिबैलम जो है वो दो दफा आ गया। ठीक है, अब दो दफा देखो, अब ये यूएचएस ने जो है वो गलती की हुई है, तो सेरिबैलम जो है इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होना चाहिए ना। फोर ब्रेन भी नहीं है, इसका आंसर बेटे मिड ब्रेन होता है। चार्ली विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स। अच्छा, ये आप बता सकते हैं ये किससे पूछा गया? ये भी बेटे आपके पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसी में से पूछा गया। तो बताएं जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स, मैंने आपको ये बताया था कि नर्व इम्पल्स हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। इसके ऊपर बड़ा हमने डिस्कशन भी की थी अपनी मास्टर रिवीजन क्लास के अंदर। रिसेप्टर से मैसेज सीएनएस की तरफ जाता है, सीएनएस से इफेक्टर की तरफ जाता है, बिल्कुल ठीक है, आंसर ए ही होना चाहिए। लेकिन हम बाकी भी देखते हैं, इफेक्टर से रिसेप्टर की तरफ जाता है, ये तो गलत है भाई। सीएनएस से इफेक्टर की तरफ जाता है और फिर रिसेप्टर की तरफ जाता है, ये भी गलत है। फिर है इफेक्टर से सीएनएस की तरफ जाता है, ये तो गलत है। ठीक है, आप देखें हमारे पास रिसेप्टर मैसेज को रिसीव करके सीएनएस, सीएनएस से फिर बेटे इफेक्टर्स तक जाता है। अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द न्यूरोट्रांसमीटर आर सिक्रेटेड बाय द न्यूरॉन फ्रॉम। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो कौन से हिस्से से रिलीज होते हैं? अब ये भी हमने पढ़ा था कि जब आप साइनैप्स की बात करते हैं ना, तो उसमें लेट से ये आपके पास है, और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसको बेटे हम लोग पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात करते हैं। तो यहाँ से बेटे जो आपके पास ये वाला हिस्सा है ना, जिसको हम लोग एक्सॉन एंड मेंशन करते हैं, या टर्मिनल
नॉब भी मेंशन करते हैं, इसको एक्सॉन एंड या टर्मिनल नोब भी मेंशन किया जाता है। ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। तो एक्सॉन एंड जो है ये आपके पास सही होना चाहिए। डेंड्राइट, नेजल ग्रेन्यूल ये भी नहीं है, सेल बॉडी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे हम लोग इसका आंसर जो है ये लगाएंगे अल्फा। आगे चलते हैं। हिप्पोकैम्पस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, हिप्पोकैम्पस जो है वो किस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये भी आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में से अभी तक कुछ 4-5 क्वेश्चन आ गए इसमें से। तो हिप्पोकैम्पस बेटे ये हमारे पास हिस्सा है, ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसा नहीं है, दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना, ये भी नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है। फॉर्मेशन ऑफ इमोशंस भी बेटे इसके साथ नहीं है, तो चार्ली हम लोग यहाँ पर सही लगाएंगे। इसको यूं भी मेंशन किया जाता है, हमने सवाल डीपीटी के अंदर दिया था कि शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, आपके एफएलपीस के अंदर भी एक क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज एट वेरी लो और हाई पीएच बिकॉज, अच्छा अब यहाँ पर देखो वेरी लो और हाई पीएच, पीएच की बात कर रहा है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि स्लाइड चेंज इन पीएच कॉजेज आयोनाइजेशन। अब बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना ये एक्सट्रीम चेंज होता है ना, दे बोथ आर एक्सट्रीम चेंज। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, तो बताओ जरा मैंने क्या बताया था? एक्सट्रीम चेंज इन पीएच विल लीड्स टू डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम की डीनेचरेशन की तरफ बेटे कैरी करता। तो ऑप्शन ए है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एंजाइम्स बिकम डीनेचर्ड, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर बेटे आपके पास आंसर जो है वो एंजाइम डीनेचरेशन वाला लगाएंगे, बीटा विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो डीएनए के अंदर क्या करती है? ऑप्शन ए है मेंटेन्स द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, क्या ऐसा कुछ हमने इसके साथ पढ़ा? नहीं बेटे, दैट विल नॉट बी द राइट आंसर। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल सेल मेटाबॉलिज्म, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं है। इनेबल्स प्रोटीन टू फोल्ड प्रॉपरली, इसका भी भाई इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर अलाउज डीएनए एक्ट एज जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, याद होगा आपको, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास बेस पेयर होते हैं ना, तो रेप्लिकेशन के अंदर वो आपके पास ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करते हैं। तो डेल्टा विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है मेच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो जब भी हम लोग मेच्योर की बात करते हैं और बेटा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम की बात करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ किस पे मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए है टू आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, क्या ऐसा सही है? डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से क्या मुराद होती है? लेट्स से अगर आपके पास ये क्रोमोसोम है, इट इज़ नॉट डुप्लीकेटेड, ठीक है, ये जब आपके पास इसमें रेप्लिकेशन हो जाती है तो दैट इज जस्ट लाइक दिस, इसको डुप्लीकेटेड डीएनए कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। मेच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल। टू आइडेंटिकल, ये बात तो ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल, ये देखो एक डीएनए हम यहाँ पर मेंशन कर किया था, मैंने बताया था, और दूसरा दूसरे के पास, लेकिन दोनों होते आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अल्फा इसका आंसर जो है बेटे वो हमारे पास सही होना चाहिए। बाकी भी देखते हैं। टू डिफरेंट डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल, डिफरेंट कभी भी नहीं होंगे क्योंकि रेप्लिकेशन में आइडेंटिकल बनते हैं, ठीक है, तो बीटा सही नहीं है। अ डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ क्रोमेटिड, ऐसा नहीं है बेटे, इसको मैंने आपको 2n भी बताया था, कैपिटल एन, ये जो कैपिटल एन होता है ना, ये बेसिकली इसके मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को मेंशन करता है। हिस्टोन चेन रैप्ड अराउंड डीएनए कोर, ऐसा भी नहीं है बेटा, तो अल्फा विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग सेल इज,
मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराना कौन सा है? अब सबसे पुराना आपने अगर ढूंढना है तो आपको पुराने सेल का भी पता होना चाहिए ना। तो प्रिमिटिव सेल हम किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया की बात करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल। अब इसमें से भी सबसे पुराना जो है बेटा वो ग्लाइकोलिसिस होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंपल, आप इसको सबसे पहले लेते हैं और फिर इसके बाद आगे चलता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्रेब्स साइकिल होगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम लगाते हैं। तो यहाँ आंसर जो है बेटा वो आपके पास चार्ली यानी ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिसेसिव receive, retain and nourish a fertilized ovum is the main function of। भाई किसका काम है? अच्छा अब इस इन वर्ड्स को जरा देखना है। रिसीव करता है, रिटेन करता है, नरिश करता है फर्टिलाइज्ड ओवम को, इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्विक्स ना, सर्विक्स का काम नहीं है ये, ओवरी का भी नहीं है, ओविडक्ट का भी नहीं है। तो रिटेन नरिश करना ये बेटे यूट्रस का काम होता है, और यूट्रस में ही हम लोग प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड को लेबल करते हैं। आंसर हमारे पास बीटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेरिंग्स इज। लेरिंग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेरिंग्स? लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स बेटे हमारे पास वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स हम लोग इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमिडिफाइंग द एयर, फिल्टरिंग डस्ट, गैसियस एक्सचेंज या वॉइस प्रोडक्शन। वर्ड बहुत सिंपल सा है, लिहाजा आंसर जो है दैट इज द वॉइस प्रोडक्शन। ठीक है, डेल्टा लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH इज सिक्रीटेड ड्यू टू, किस वजह से सिक्रीट होता है? ऑप्शन ए है डिक्रीज इन ईस्ट्रोजन, अगर ईस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से है। अच्छा फिर है डिक्रीज इन FSH, फिर इंक्रीज इन FSH, फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट। वी नो दैट, और हमने इसको हार्मोनल क्वेश्चंस DPT के अंदर मैंने दिए थे, उसमें ये मैंने क्वेश्चन पूछा था कि FSH और LH, ठीक है, इनका कॉमन रिलीजिंग फैक्टर होता है। अगर रिलीजिंग फैक्टर देखें तो एक ही होता है, FSH को भी वही रिलीज करता है, LH को भी यही रिलीज करता है। लेकिन जब भी FSH कम होगा तो उसकी वजह से आपके पास LH की सर्ज दिखाई देती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन आती है। तो यहां हम लोग बेटे आंसर जब लगाएंगे दैट विल बी बीटा, डिक्रीज इन FSH। और FSH को डिक्रीज कौन करवाता है? ईस्ट्रोजन डिक्रीज करवाता है। ओके, सो द राइट आंसर इज बीटा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि आपके पास राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं? कॉर्पस कैल्यूजम के साथ। आंसर है बीटा, सिंपल। ठीक है, इसको बैंड ऑफ एक्सॉन भी हम लोग लेबल करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच इज द कॉमन फीचर बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। अब बताओ जरा कार्डियक और स्मूथ। अच्छा ये पहले भी आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में कॉमन फीचर क्या है? व्हाट इज द कॉमन फीचर? क्या कॉमन फीचर इसमें वॉलेंट्री होना है? नहीं बेटा, इनवॉलेंट्री होना है, बिल्कुल। ब्रांच भी नहीं है और अनब्रांच भी नहीं है, ये दोनों ही इनवॉलेंट्री है हमारे पास, मतलब आप इसको इरादतन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 35 द जॉइंट्स विच कॉज रोटेशनल मूवमेंट। ठीक है, और अब ये आपके पास सपोर्ट एंड मूवमेंट में से है, तो बेटा रोटेशनल मूवमेंट जो है वो हमारे पास हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट तो ये पढ़ा था हमने। इज दिस रोटेशनल मूवमेंट? नो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये शोल्डर पे होता है, तो बेटे यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम लोग लगाएंगे। कार्टिलेज भी नहीं है और सूचर्स भी नहीं, सूचर्स तो फिक्स होते हैं ना, जैसे क्रेनियल सूचर्स की हम लोग बात करते हैं। तो बीटा बेटे हमारे पास सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन कैन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। अच्छा जब भी हम लोग जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो होमोजाइगस हो जाते हैं, या उसको ट्रू ब्रीडिंग भी मेंशन करते हैं। ऑप्शन ए हाइब्रिड ब्रीड्स ऑफ प्लांट, क्या ऐसा है? नहीं बेटा। वेरिएशन इन कमिंग जनरेशन, वेरिएशन बहुत कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बिल्कुल ठीक है। एडेप्टेशन विद देयर इन्वायरमेंट, नहीं बेटा।
चार्ली विल बी द राइट आंसर, और हम इसको ट्रू ब्रीडिंग या होमोजाइगस होता तो वो भी सही था। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टिपिकली रिसीव्स इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। दूसरे न्यूरॉन से ये सिग्नल रिसीव करता है। वी नो दैट कि हमने जब न्यूरॉन बनाया था तो हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन का भाई ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, जिनको हम लोग डेंड्राइट्स मेंशन करते हैं, वो डेंड्राइट्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव सिग्नल्स। तो सिग्नल रिसीव करना इनका काम है, इसीलिए हम लोग इनको एफरेंट भी बोलते हैं। तो डेंड्राइट्स बेटे हमारे पास आंसर होना चाहिए, बीटा विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, वाई थिक फिलामेंट्स आर अनएबल टू बाइंड विद थिन फिलामेंट इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर। यहाँ इंपॉर्टेंट है रिलैक्स्ड मसल फाइबर। ऑप्शन ए है, एक्टिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या एक्टिन का कोई काम है इसकी ब्लॉकेज के साथ? ना बेटे, ऐसा नहीं है। ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट, बिल्कुल ठीक है। और ये हमने अपने लेक्चर नोट्स के अंदर वन बाय वन बताया भी था। क्रॉस ब्रिजेस हेड किसके पास होते हैं, अटैचमेंट साइड किसके पास होती हैं, उनको कवर कौन करता है, उनकी स्लाइडिंग किसके थ्रू होती है। तो अब वहां हमने पढ़ा था दैट ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ट्रोपोनिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऐसा नहीं है। ट्रोपोनिन की तीन टाइप पड़ी थी, ट्रोपोनिन ए, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। कैल्शियम जाके वहां अटैच होता है, फिर उसकी रोटेशन करवाता है। ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट। भाई ट्रोपोनिन के पास बाइंडिंग साइट कैल्शियम के लिए होती है और ट्रोपोमायोसिन उसको ब्लॉक नहीं करता। बीटा हमारे पास आंसर है बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन इम्यूनिटी। अच्छा, बेस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर जो है उसको हाईलाइट करती है। दे एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ पैथोजेंस, बिल्कुल कह सकते हैं पैथोजेंस में रिसेप्टर के तौर पर। दे आर लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स। अच्छा, ऐसा नहीं है। फिर है जी, दे एक्ट एज एंटीबॉडीज। फिर है दे एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर फॉर पैथोजेंस। अच्छा, अल्फा और चार्ली थोड़ा सा आपको शायद कंफ्यूज करे, लेकिन जब हम बेस्ट की बात करते हैं तो इम्यूनिटी के अंदर प्रोटीन्स जो होती हैं दे एक्ट एज एंटी बॉडीज, लिहाजा हम चार्ली जो है बेटा इसमें आंसर लगाते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्यारे बच्चों, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जाती है प्रोटीन की, इसको कौन हमने इसको कंपैरिजन के साथ भी पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। और उसमें हमने इसके अंदर ना दो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे एक अल्फा हेलिक्स पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, एक हम लोगों ने बीटा प्लेटेड शीट पढ़ा था। तो इस अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के अंदर जो है बेटा हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये इसको स्टेबलाइज करते हैं। तो आंसर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो तो थ्रू आउट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अच्छा, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की एग्जांपल कौन सी है? कैराटिन स्ट्रक्चरल है, ये तो नहीं लगाएंगे। कोलेजन ये भी स्ट्रक्चरल होती है, हिस्टोन भी स्ट्रक्चरल है। अच्छा, हिस्टोन को जब आप मेंशन करते हैं ना कहीं उसमें सब यूनिट के अंदर ग्लोब्यूलर आ जाता है, ठीक है, जो कि मे बी आपको कंफ्यूज भी करे। लेकिन आप इन चारों ऑप्शन को जब कंपेयर करते हैं, हीमोग्लोबिन इज अ डायरेक्ट आंसर, जो कि आप सीधा सीधा इस पे लगा दो, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन जो है दैट इज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ज़्यादा बेहतर आंसर है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन रेफर्स टू। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किसके साथ रेफर करता है? अब होम्योस्टेसिस की तरफ आ गया वो, कि इसमें बताएं क्या है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना आपके पास बेटे एक्सक्रीशन कहलाता है। द रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड वाटर मूवमेंट बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक है, ये बुक की लाइन है, इसकी स्टेटमेंट है ऑस्मो रेगुलेशन की। The certain creation of an osmotic gradient in the kidney medulla, now the secretion of hormones that control blood plasma. The process of osmoregulation refers to, इसकी definition है regulation of solute and water movement between an organism and its environment. बीटा आंसर होना चाहिए। Next statement, a baby girl is born with hemophilia, which is an X-linked recessive disorder. ये हमारे पास X-linked recessive disorder है। What are the most likely genotypes of her parents? उसके पेरेंट्स की मोस्ट लाइकली क्या होनी चाहिए कि जीनोटाइप हैं?
ठीक है, अच्छा, हीमोफीलिया के साथ पैदा हुई है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, व्हाट आर मोस्ट लाइकली जीनोटाइप्स ऑफ आवर पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट में आपको एक चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों में ही होना चाहिए, लेकिन मदर जो है दैट कैन बी द कैरियर एज वेल ना। द मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल। अगर इसके पिताजी नॉर्मल है ना, तो कभी भी खातून को, बेबी गर्ल को जो है वो हीमोफीलिया नहीं होगी। तो ये तो आंसर नहीं है। द मदर इज हीमोफिलिक एंड द फादर इज नॉर्मल, अगेन फादर इज नॉर्मल, इसमें भी नहीं होगी। ठीक है, द मदर इज कैरियर एंड द फादर इज हीमोफिलिक, ये बेटे आपके पास आंसर है। जब बोथ नॉर्मल हैं तो नहीं होगा। अब इसका आंसर हमने कैसे डिटेक्ट किया, इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी अपने क्वेश्चंस के अंदर, कि आपको यहाँ पर बेबी गर्ल के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम उसने अपने पिताजी से रिसीव करना ही करना है, सो आंसर विल बी चार्ली। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन क्या है? अब यहाँ पर भी आप जब इस पे फोकस करोगे ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट पे, उसमें आंसर लगाना है। एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, क्या ऐसा कुछ है? नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन, अच्छा ये किसी हद तक डीएनए के साथ हम लोग मेंशन करते हैं। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, अल्फा और डेल्टा तो सिरे से ही नहीं है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये इसका काम होता है, जो कि ज़्यादा बेहतरीन है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन डीएनए के साथ है। वो आपको कंफ्यूज ज़रूर कर सकता है, बट मेरे नज़दीक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चार्ली होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंजाइम्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, किस क्लास के साथ बिलोंग करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स? बहुत आसान सा है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं? ना, दे आर प्रोटीन्स, सीधा सीधा आंसर है। और आगे चलते हैं। डैश अरेंजेस द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम्स इन अ यूकैरियोटिक सेल। अरेंज द डीएनए इनटू द क्रोमोसोम इन अ यूकैरियोटिक सेल। ऑप्शन है हार्मोन्स, फिर है आपके पास इलास्टिन, फिर है हिस्टोन, फिर है न्यूक्लियोसोम। अच्छा, अब यहाँ पर अरेंजेस द डीएनए की बात की जा रही है। तो डीएनए जो होता है ना, उसको अरेंज करने के लिए कोर ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर होता है, उसके अराउंड जो है वो डीएनए रैप करता है। तो यहाँ पर हिस्टोन हम लोग आंसर लगाएंगे चार्ली। न्यूक्लियोसोम उससे बड़ा लेवल है, उससे फिर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग की बात करते हैं, देन क्रोमोसोम जो है वो आपके पास बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो यहाँ पर बेटे ऑप्शन ए है राइबोसोमल डीएनए, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या क्रोमोसोम्स। तो बहुत सिंपल सा है। जब भी हम न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, दैट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सीधा सीधा आंसर है चार्ली, हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव द लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पर ब्लड वेसल की बात कर रहा है और लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी की बात कर रहा है विद करेक्ट रीजन फॉर लो ब्लड वेलोसिटी। अब दो तीन चीजें इकट्ठी पूछ ली हैं उसने, ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। ऑप्शन ए है बेटे आर्टरीज ड्यू टू थिक वॉल्स, capillaries due to highest overall cross sectional area, veins due to blood flow against the gravity, capillaries due to two-way blood flow in capillaries। अच्छा, अब वापस इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी। तो लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी जो है वो किसके पास होती है? इसको नॉर्मली हम लोग कैपिलरीज के साथ मेंशन करते हैं। किस वजह से होता है? ड्यू टू हाईएस्ट ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया की वजह से बेटा। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है वो हम लोग बीटा लगा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन एक्टिव एथलीट हैज़ मोर स्टेमिना ऑफ रनिंग। इसके पास जो है ना वो ज़्यादा स्टेमिना होता है रनिंग का, कंपेयर टू एन ऑफिसर ऑफ द सेम एज विद फिजिकली इनएक्टिव लाइफस्टाइल। इनएक्टिव लाइफस्टाइल है उसका। Which of the following organelles has greatly increased in the muscle cells of athlete? अब देखो स्टेटमेंट बहुत बड़ी करके ना वो आपको इस पे कंफ्यूज कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर स्टेमिना ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतना ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगी, क्योंकि एटीपी ज़्यादा यानी एनर्जी ज़्यादा। आंसर हमारे पास बीटा होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। स्टेटमेंट है दैट इज once an action potential reaches the membrane of a skeletal muscle fiber,
व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट दैट अकर्स इन द कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस? अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? ऑप्शन ए, एक्टिन एंड मायोसिन फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये तो सबसे पहले नहीं होता। कैल्शियम इज पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम बैक कब जाता है, जब आपके पास वो सारा काम कंप्लीट हो जाता है। कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द ट्रोपोनिन। अब देखो, सवाल बहुत सिंपल सा था कि आपके पास लेट से यहाँ पर ये जो है वो एक्शन पोटेंशियल आता है। जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसके टर्मिनल जो सिस्टर्ने होते हैं ना, यहाँ से बेटे कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो वो कैल्शियम इज रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बेटे वो जाके जो है वो फिर अटैच होती है ट्रोपोनिन सी के साथ। इसका सही आंसर जो है वो चार्ली होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है द प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस जो है इज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जॉइंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। कौन से टिश्यूज जो हैं इनको कनेक्ट करके रखते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज? तो बेटे सिम्फिसिस प्यूबिस जो होता है इसमें फिब्रो कार्टिलेज जो है वो हमारे पास होते हैं। इनको कार्टिलेजनस जॉइंट भी हम लोग मेंशन करते हैं। आंसर हमारे पास आएगा बीटा। और ये बर्थ के दौरान फीमेल बॉडी के अंदर ये थोड़ा सा पेल्विक पोर्शन को ब्रॉड करवाते हैं। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है इन अ पी प्लांट सीड कलर इज डिटरमिन्ड बाय टू अलील्स। ठीक है जी, दो अलील्स हैं वो डिटरमिन कर रही हैं। कैपिटल वाई येलो डोमिनेंट है, स्मॉल वाई ग्रीन रिसेसिव है। विच पेरेंटल क्रॉस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग शोइंग 1:1, यानी इक्वल ऑफ येलो एंड ग्रीन सीड आने चाहिए। अच्छा, अब इसमें दोनों डोमिनेंट हैं तो सारे के सारे येलो होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर W वाला तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो आप इसमें देखें तो अगर हम इसकी करेक्शन करें जो मेरे पास की है उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये टेस्ट क्रॉस इसमें 50-50 आना चाहिए। नेक्स्ट जो है उसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसमें भी नहीं आएगा। फिर है कैपिटल वाई और फिर इसके साथ इसको कैपिटल वाई के साथ मेंशन करता है। तो बेटे ये टेस्ट क्रॉस है। हेट्रोजाइगस को हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएं तो आपके पास 1:1 आती है। बीटा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेंडल क्रॉस्ड प्लांट विद राउंड येलो सीड्स। अब यहाँ पर देखो राउंड भी है येलो सीड भी है, एंड अ प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन सीड। अब रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ आप किसको मेंशन कर रहे हो कि इसमें हमारे पास जो है दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल व्हाट वाज द फिनोटाइप ऑफ ऑल F1 जनरेशन के सारे क्या होंगे? तो अच्छा, ये स्मॉल वाई है। इसमें ऑल राउंड ग्रीन, अब हमने पढ़ा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ना वो आना चाहिए। अब ऑल राउंड ग्रीन, क्या ग्रीन होना डोमिनेंट है? नहीं है। राउंड होना डोमिनेंट है, ग्रीन होना नहीं है। फिर है ऑल राउंड येलो, राउंड होना डोमिनेंट है, येलो होना डोमिनेंट है, ये होना चाहिए। ऑल रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड रिसेसिव है, और रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों रिसेसिव हैं। तो F1 के अंदर हमेशा डोमिनेंट जो रिलेशन होता है, डोमिनेंट ट्रेड जो होता है वो शो होता है। आंसर आएगा बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन अ नॉर्मल 28 days menstrual cycle when would you expect the LH surge to occur? LH सर्ज जो होती है वो कब होती है? हमने पढ़ा था LH सर्ज की वजह से ना ओव्यूलेशन होती है। जब भी हम इस LH सर्ज की बात करते हैं ना, दैट लीड्स टू ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन जब होती है तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डे 7 to 10 नहीं, 11 to 14 पे हम लोग इसको सही करेंगे क्योंकि यही जो है वो इसका फर्टाइल ड्यूरेशन भी कहलाता है। 15 to 18 नहीं है, और 19 to 20 भी नहीं। इसकी एक और चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, ओव्यूलेशन कब होगी। उसमें हम लोग सिक्रीटरी फेज 28 डेज का है तो उसमें से 14 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 14। तो ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पे होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे। आंसर इसका बेटे बीटा है। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन मॉडरेटिंग अर्थ क्लाइमेट। अच्छा, मॉडरेट कर रहा है अर्थ क्लाइमेट एंड मेंटेनिंग स्टेबल टेम्परेचर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर स्टेबल टेम्परेचर जो है उसको कैरी कर रहा है। ऑप्शन है भाई लो विस्कोसिटी, फिर है जी हाई स्पेसिफिक हीट,
ठीक है। फिर हमारे पास है भाई हाई सरफेस टेंशन, फिर है हाई पोलैरिटी। अब वाटर की जो प्रॉपर्टी है ना, वो बेटे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग मेंशन करते हैं, जिसमें वो ज़्यादातर एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसमें आंसर जो है वो बीटा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। स्टेटमेंट है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम। अगर हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा देते हैं तो उसका एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? नहीं। फिर है जी इंक्रीज द रिएक्शन रेट अंटिल ऑल एक्टिव साइट आर सैचुरेटेड। बिल्कुल ठीक है, और इसका हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी, दैट वाज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये ग्राफ के साथ हम पढ़ चुके हैं। हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन सेंटर, इफेक्ट तो होता है, रिएक्शन रेट सॉरी। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ स्ट्रेट डायगोनल, ऐसा भी नहीं है बेटे। बीटा हम लोग जो है वो यहाँ पर सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन ऑलिगोसेक्राइड इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट। अच्छा, जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना ऑलिगोसेक्राइड, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, कुछ बुक्स जो है वो डाइसेक्राइड को ऑलिगोसेक्राइड के अंदर मेंशन नहीं करती। ठीक है, लेकिन अगर हम यूएचएस और प्योरली इसकी बात करें पीटीबी की, तो ऑलिगोसेक्राइड एट लीस्ट दो इसमें सेक्राइड यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, और डाइसेक्राइड जो है वो इसी में ही आता है। 10 सेक्राइड यूनिट नहीं, ये एटलीस्ट नहीं है। 3 to 10 भी नहीं है, मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स भी नहीं है। इसका आंसर अल्फा होना चाहिए अगर प्योरली हम लोग इसकी बुक की बात करें पीटीबी की। आगे चलते हैं। 58 अवर स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी हम लोग जानते हैं कि ये सिक्रीशन के साथ है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ये टी लिम्फोसाइट के साथ होती है। ऑप्शन ए है जी ह्यूमोरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स टी लिम्फोसाइट। ठीक है ये स्टेटमेंट। ह्यूमोरल इम्यूनिटी डिस्ट्रॉयज वायरसेस ना बेटा, एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये नहीं है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, दोनों ही स्पेसिफिक हो सकती हैं। ठीक है, ये नहीं है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी यूजेस एंटीबॉडीज एंड सेल मीडिएटेड डज नॉट इन्वॉल्व इम्यून सेल्स। भाई टी लिम्फोसाइट इम्यून सेल्स हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास ज़्यादा बेहतर आंसर है कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट होते हैं और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायर। लेफ्ट से राइट की तरफ हमने जाना है, सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर अमाउंट इन द सेल। अब सेल की बात की जा रही है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के स्टार्ट में हमने एक टेबल पढ़ा था, वो टेबल मैंने आपको बताया था जो कि था वपक LDROI, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, DNA, RNA, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब ये वहाँ से है। ठीक है, अब जब हम वहाँ पर मेंशन करते हैं ना, हमने पढ़ा था 70 70 15 18 3 4 2 3 1.25 याद है? तो वहाँ पर DNA जो है वो सबसे ज़्यादा तो नहीं होता ना, सेल के अंदर DNA इज नॉट हायर, लिहाजा अल्फा आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे अल्फा के अंदर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अल्फा इज नॉट द राइट आंसर। हाँ, अगर आप आरएनए की बात करें तो आरएनए डेफिनेटली डीएनए से ज़्यादा होता है, और उसमें भी अगर आप लोग इसको कंपेयर करें तो हमारे पास भाई राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा होता है, फिर ट्रांसफ़र आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए, एंड देन आपके पास डीएनए। बीटा हमारे पास सही आंसर होना चाहिए। अच्छा, समटाइम डीएनए को मैसेंजर आरएनए से ज़्यादा भी मेंशन किया जाता है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया। ठीक है, तो बीटा जो है वो आपके पास सही आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है अ पर्सन इन हॉट वेदर इज अनएबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। भाई इस काबिल ही नहीं है कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैज़ फेल्ड। ऑप्शन ए है भाई हमारे पास वेजोडाइलेशन, स्वेटिंग। हाई टेम्परेचर के अंदर आपको पता है कि जी आपके पास वेजोडाइलेशन होना, स्वेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो ये नहीं कर पा रहे, फेल हो गए, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ये नहीं, शिवरिंग भी नहीं, रेनिन भी नहीं, अल्फा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मेन आइडिया इन डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, डार्विन की थ्योरी क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज।
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, भाई डार्विन के साथ आप इसको कैसे लगा सकते हैं, डार्विन के साथ इसको नहीं लगा सकते, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन भी इसके साथ नहीं लगा सकते। स्पीशीज नेवर चेंजेस, ये भी नहीं लगा सकते, वो तो कहता है नेचुरल सिलेक्शन होती है। एवोल्यूशन अकर्स थ्रू ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशन। बची क्या, यही स्टेटमेंट बची और यही बेटे हम यहाँ पर सही करेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ RNA। की फीचर है, ठीक है, और RNA का है। ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज एंड थाइमीन। प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग मेंशन करेंगे कि RNA के पास डीऑक्सीराइबोज नहीं होती, इसमें राइबोज शुगर होती है, तो ये डीऑक्सीराइबोज, थाइमीन भी नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड एंड थाइमीन। अच्छा, राइबोज एंड यूरासिल, अच्छा डबल स्टैंडर्ड होता है ये, नहीं डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। राइबोस, इसीलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड हम लोग इसको बोलते हैं, और यूरासिल सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है, तो ये दोनों की वजह से चार्ली होना चाहिए। थाइमीन बेटे इसमें नहीं होता, तो इसका आंसर जो है बेटा हमारे पास 62 का, दैट इज चार्ली। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ RNA मेक अप द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सेलुलर RNA। टोटल सेलुलर RNA का लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है वो हमारे पास बनाता है। तो अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन भी पढ़ा ना इससे रिलेटेड, क्या वो मैसेंजर RNA, ये तो वैसे ही 3 to 4% होता है, ट्रांसफर RNA 10 to 20% होता है, राइबोसोमल 70 से 80% होता है ना। तो आप यहाँ पर राइबोसोमल RNA लगाते हैं, ठीक है। कैटालिटिक RNA राइबोजाइम ये बहुत कम है, एल बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बैक्टीरियम ट्रेपोनीमा पैलिडम, ट्रेपोनीमा पैलिडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। भाई ट्रेपोनीमा पैलिडम साइफिलिस कॉज करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको करवाया, क्योंकि पिछले सालों में भी बहुत दफ़ा पूछा गया, फ्लिप करके भी पूछता है कि साइफिलिस इज कॉज बाय, या ऐसे भी पूछता है ट्रेपोनीमा पैलिडम किसको कॉज करता है। तो ये आपके पास साइफिलिस बहुत, दैट वाज एक्सपेक्टेड कि ये क्वेश्चन जो है वो आएगा, बाकी इसके साथ नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है टिश्यू फ्लूइड इन अ लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो जब भी बेटे हम लोग टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर की बात करते हैं, दिस इज नॉट प्लाज्मा, दिस इज नॉट मैट्रिक्स आइदर, ना ही इसको ब्लड बोलते हैं, दैट इज सिंपल लिम्फ। बहुत आसान सा सवाल था, और आप इसका आंसर जो है वो लिम्फ बेटे लगाएंगे। आगे चलते हैं, फिर है जी हमारे पास 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज अ पॉलीमर और पॉलीसेक्राइड। कौन सा है जी जो कि पॉलीमर है या पॉलीसेक्राइड है? सुक्रोज, इसको हम डाइसेक्राइड के अंदर बोलते हैं, ठीक है। पेंटोज ये मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज भी डाइसेक्राइड है, ग्लाइकोजन जो है दैट इज द पॉलीसेक्राइड, ठीक है, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड है, डेल्टा हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट है जी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर द टाइप ऑफ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्शन सेंस ऑफ स्मेल के साथ हम लोग इसको लेबल करते हैं, ये भी नर्वस सिस्टम में से है, आपको बताया था। ऑल्फैक्शन जो है बेटा ये आपके पास कीमो रिसेप्टर के साथ है एसोसिएटेड, ठीक है, दैट इज नॉट फोटो रिसेप्टर, ना मिकैनो रिसेप्टर और ना ही थर्मो रिसेप्टर है, ठीक है। आंसर लगाएंगे डेल्टा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, जो यूरिक एसिड की फॉर्म में इसको रिलीज करते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि ये वो होते हैं जिनके पास वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। फ्रेश वाटर फिश ना बेटे, ये तो अमोनिया कर रहे होते हैं, एम्फीबियंस भी इसमें नहीं आते। बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स रिलेटिवली जो है ना बेटा, ये आपके पास यूरिक एसिड जो है इसको रिलीज करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो है इसके साथ इस वजह से है क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर को जो है ना ये फेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें चार्ली आंसर लगाना चाहिए, दैट विल बी द राइट आंसर। चलें जी आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पोसेस नीजल्स ग्रेन्यूल्स। अब नीजल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं वो किसके पास होते हैं? अगेन ये क्वेश्चन जो है वो एक तरह से रिपीट हुआ है। नीजल्स ग्रेन्यूल्स जो हैं ये नर्व सेल के साथ एसोसिएटेड हैं, अल्फा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, दिस इज नॉट WBC, ना RBC है, ना ही प्लेटलेट है। आगे चलते हैं,
Which part of human brain is involved in maintaining the posture and balance of the body? Posture को and balance of the body को maintain करता है, ये किसके साथ बेटे हम लोग mention करते हैं? This is actually the cerebellum. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, पॉस्चर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। दिस इज नॉट सेरिब्रम, ना बेटे हाइपोथैलेमस है और ना ही मेड्यूला ऑब्लोंगेटाम यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आर्थराइटिस इज, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है भाई। आर्थराइटिस क्या है? दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है। हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ऐसा तो नहीं है। फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और फिर टिंगलिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द लेग्स, ये भी नहीं है। सिंपल सी स्टेटमेंट थी, आंसर इसका अल्फा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन प्यूबिस। अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगर आपको पता हो कि प्यूबिस के पास हम किसकी बात करते हैं तो वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्टिलेज की बात करते हैं। तो ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, आंसर आएगा चार्ली, ठीक है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के अंदर, ये मैंने बताया पेल्विक पोर्शन ऑफ द फीमेल बॉडी के साथ है। फिर विच टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टिमुलेट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब ये है कि मसल की तरफ मैसेज कौन लेकर जाता है। अगेन ये रिफ्लेक्स आर्क वाला भी जो है वो आप एक तरह से कह सकते हो कि रिपीट हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था सेंसरी और मोटर के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड में कौन कनेक्ट करता है, तो उसी के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो कि मोटर न्यूरॉन जो होता है ये मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ नॉट द सेंसरी, ना इंटर न्यूरॉन है ना ही एफरेंट न्यूरॉन है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कंपेयर्स सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बेस्ट कंपेयर कर रही है, तो इसमें क्या लगाएंगे? यूकैरियोट्स डिवाइड बाय बडिंग, गलत है ये। फिर है यूकैरियोट्स यूज बाइनरी फिशन, ये भी गलत है बेटा। फिर है जी हमारे पास यूकैरियोट्स डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है। प्रोकैरियोट्स बाय बाइनरी फिशन, ये सही होना चाहिए। फिर है बोथ यूज माइटोसिस बाय सेल डिवीजन, गलत है। चार्ली बेटे हमारे पास सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स अलोंग acquired characteristics according to Lamarckism. ऑप्शन है जी traits caused by mutation, traits inherited from parents, traits developed by use and disuse of organ. अब एक तरह से ये भी आप कह सकते हो कि एवोल्यूशन में से सेम टॉपिक में से आपके पास दूसरा क्वेश्चन आया है, दैट इज द ट्रेट्स डेवलप्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। इट इज नॉट सिलेक्टेड बाय द नेचर, तो आंसर जो है वो चार्ली होना चाहिए। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज रिगार्डेड एज, एक्टिव साइट क्या है? बहुत सिंपल है, आप इसको उस्ताद जी के लेक्चर नोट्स पे मेंशन कर सकते हो, देख सकते हो कि एक्टिव साइट जो होती है वो लॉक एंड की मॉडल के अंदर रिजिड है, स्पेसिफिक है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन रेगुलेटरी एंजाइम के साथ मेंशन करते हैं। अल्फा आंसर होना चाहिए, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन जो हैं ये आपके पास एलिमिनेट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेप्टाइड बॉन्ड्स यूज आर इम्पॉर्टेंट इन प्रोटीन बिकॉज दे अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, होल्ड आर ग्रुप, या ये क्या है अमाइनो एसिड, यूज अमाइनो एसिड, या हेल्प इन रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो बेटे क्या आंसर होना चाहिए इसका? जब भी हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड्स की बेटे बात करते हैं ना कि पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन बिकॉज दे, तो बहुत सिंपल सा है ये दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लिंक, ठीक है, अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक करना है इसका काम है, तो चार्ली हम लोग इसमें आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है वाई आर रेट्रोवायरसेस प्लेस्ड इन अ सेपरेट क्लास ऑफ आरएनए वायरसेस। इनको क्यों सेपरेट क्लास के अंदर रखते हैं? ऐसी क्या वजह है कि आप जो है वो इसको उड़ा के रख देते हो? रेट्रोवायरसेस को ना हम लोग मेंशन करते हैं कि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। दे ऑलवेज इन्फेक्ट एनिमल सेल्स ओनली, देयर आरएनए एक्ट्स डायरेक्टली एज मैसेंजर आरएनए, दे लैक प्रोटीन कोर्स, दे यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए। तो आप देखें इसमें डेल्टा ऑप्शन जो है इसको हम लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज रेटिरो को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए के साथ रिलेट किया जाता है। डेल्टा आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स डिफर फ्रॉम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बिकॉज दे, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या फर्क है? रिवर्सिबल जो होते हैं वो आपके पास ऑप्शन ए है बाइंड्स परमानेंटली एंड कैन नॉट रिमूव, ये गलत है बेटा।
रिवर्सिबल जो होते हैं वो तो परमानेंटली अटैच ही नहीं होते, बाइंड्स टेम्परली एंड कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, ये होना चाहिए। परमानेंटली इनएक्टिव द एंजाइम, ये भी गलत है। चेंज एंजाइम स्ट्रक्चर, ये भी गलत है बच्चों। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है विच इज एन एंजाइम एक्टिवेटर सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सा है जी जो कि एंजाइम एक्टिवेटर है? अब एंजाइम एक्टिवेटर ढूंढना है आपने। ऑप्शन है एमाइलेज, पेप्सिनोजेन, एंटेरोकाइनेज, लाइपेज। तो देखो ना, एंटेरोकाइनेज हम लोग मेंशन करते हैं, यही है जिसको हम लोग ट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आंसर आपके पास चार्ली होना चाहिए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बोथ कंपोनेंट्स हैव हाइलिन कार्टिलेज। दोनों के पास जो है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। एपिग्लॉटिस एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। फिर अगेन यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ गया। नोज एंड पिन्ने, पिन्ने में इलास्टिक कार्टिलेज होता है, नोज में हाइलिन होता है, ट्रेकिया में हाइलिन होता है। तो डेल्टा हमारे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि 2025 में आपके पास यूएचएस ने दिया। दैट वाज इजी पेपर और ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके पास बस घुमा के पूछे हुए थे, सेम आंसर होना चाहिए था, घुमा के पूछे हुए थे। दैट वाज एन इजी पेपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उस्ताद जी के प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड थे तो आपने सारे क्वेश्चंस एक दफ़ा नहीं बार बार प्रैक्टिस किए हैं। स्मार्ट बुक में किए हैं आपने, डीपीटीज के अंदर किए हैं, टेस्ट के अंदर किए हैं, रिवीजन लेक्चर नोट्स के अंदर किए हैं, रिवीजन मास्टर क्लासेस के अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो ये था बच्चों हमारे पास यूएचएस बायोलॉजी 2025 की डिस्कशन। आई होप आपका जो ख्वाब है अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने का, बायोलॉजी ने उसमें अपना रोल जो है वो लाजमी तौर पर प्ले किया होगा। उस्ताद जी ने आपके लिए आसानियाँ इंशाल्लाह ताला हर दफ़ा हम कोशिश करते हैं, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो बच्चों मिलते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन।